नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको वन बाय वन सारे सब्जेक्ट की क्लास लेकर आएँगे। अंशु सर का मैथ की क्लास डल गई है। मैंने एक चैप्टर डाला है रीजनिंग का। जीएस का रूपिंदर सर का अपलोड होने वाला है। विकास सर एसएससी जीडी के क्वेश्चनों को पढ़ा रहे हैं। इसी श्रृंखला में अब मैं सर को आमंत्रित करता हूँ। सर आपको हिंदी पढ़ाएँगे। सर का एक छोटा-सा इंट्रो है। सर नेट क्वालीफाई हैं, जीआरएफ पीएचडी किए हुए हैं। और बहुत मतलब 10, 12, 15 सालों से ये इस क्षेत्र में है। और बाकी की चीज़ें ये आप स्वयं देखोगे सर कैसा पढ़ाते हैं, कैसा नहीं पढ़ाते हैं। और सर एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, हम लोग पहली बार ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो छोटा-मोटा गलतियाँ हमसे हो रही हैं। कभी लाइट वाइट को लेके, कभी साउंड को लेके, वो टेक्निकल इश्यू रहता है। लेकिन आप कमेंट करिए और उसे हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अब सर से आप पढ़िए। जय प्रताप। आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड एकेडमी शुकोबात पर। आज से हम हिंदी अध्ययन का शुभारंभ करेंगे, जिसमें हम हिंदी का समग्र रूप में विवेचन करेंगे। जब हम बात करते हैं हिंदी का समग्र रूप, हिंदी का समग्र रूप, समग्र रूप में विवेचन करेंगे, तो जब हम समग्र रूप की बात करते हैं तो हिंदी को दो भागों में बांट लेते हैं। पहला होता है हिंदी भाषा व व्याकरण, और दूसरा है हिंदी साहित्य। जब हम व्याकरण की बात करते हैं, जब हम हिंदी व्याकरण की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, काल, कारक इत्यादि आते हैं। और जब हम साहित्य की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत गद्य और पद्य आता है, जिसमें हम नाटक, उपन्यास, कविताएं, कहानियां आदि पढ़ते हैं। तो जो आज हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे हिंदी भाषा और उसके व्याकरण की। किसकी शुरुआत करेंगे? हिंदी भाषा और उसके व्याकरण की। आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं हिंदी भाषा की। भाषा, जब हम बात करते हैं हिंदी भाषा की, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो भाषा है ये क्या है। सबसे पहले भाषा के बारे में पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं, भाषा जो है वो भास धातु से बनी होती है। किससे बनी होती है? भास धातु से बनी होती है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना, यानी कि वो साधन जिससे हम अपने विचार प्रकट करते हैं वह भाषा कहलाता है। तो बात ये करते हैं भाषा धातु। ये धातु क्या होती है? ये धातु क्या होती है? तो जब इसकी बात करें तो धातु होती है मूल भाषा का मूल शब्द। मूल भाषा का मूल शब्द, ये बात समझ में आई आपको? मूल भाषा का मूल शब्द। तो जब हम बात करते हैं कि मूल भाषा, जब मूल भाषा की बात की जाती है तो आपके जेहन में एक शब्द आना चाहिए, और वो शब्द होता है संस्कृत। क्या होता है? संस्कृत। संस्कृत। अब ये चीज को समझ में आई। मूल भाषा संस्कृत, इसको भी जोड़ लेते हैं। मूल भाषा संस्कृत। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हिंदी का जो विकास हुआ है वो संस्कृत से हुआ है। किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है। यानी कि अगर हम बात करें हिंदी का जो स्रोत है, हिंदी भाषा का जो स्रोत है, वो होता है संस्कृत। क्या होता है? संस्कृत। यानी कि जो भी है, हिंदी की शुरुआत जहां भी हुई वो संस्कृत से हुई। तो मूल भाषा की जब हम बात करते हैं तो वो होता है संस्कृत। यानी कि एक
चरण है, भाषा के विकास का एक चरण है। हिंदी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले संस्कृत की बात करते हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। संस्कृत, पाली, प्राकृत और प्राकृत अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद आती है हिंदी, यानी कि हिंदी का जो उद्गम हुआ है वो संस्कृत से हुआ है। हिंदी की जो जननी है वो संस्कृत है। ठीक है। ये बात बात अब ये आती है कि ये धातु क्या होता है। ये धातु क्या होता है, तो मूल रूप में, यानी कि मूल भाषा का जो मूल रूप है, मूल जो शब्द होता है वो धातु कहलाता है। यानी कि अगर आप बात करें संस्कृत के किसी भी शब्द को आप तोड़ेंगे तो उसका जो अंतिम निष्कर्ष होगा वो धातु होगा। तो क्या होगा, धातु होगा। तो एक बात हमें समझ में आई, भाषा, भाषा किससे बनी, भास धातु से। किससे बनी, भास धातु से बनी। भास धातु मूल भाषा यानी कि संस्कृत का मूल शब्द होता है, और इस भास का जो अर्थ होता है वो होता है विचार प्रकट करना। क्या होता है, विचार प्रकट करना। बात क्लियर है, ये बात आपको समझ में आई। विचारों को प्रकट करने के लिए जिस साधन का उपयोग होता है या जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वह भाषा कहलाता है, जो संस्कृत की भास धातु से बना होता है। ठीक है, ये क्लियर है। भाषा किसे कहते हैं, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं कि भाषा का विकास क्रम। इसका विकास क्रम, भाषा का विकास क्रम। एक चीज याद रखना, भाषा का विकास क्रम और हिंदी भाषा के विकास क्रम में अंतर है। भाषा का विकास क्रम और हिंदी भाषा के विकास क्रम में अंतर है। भाषा का विकास जो होता है, मान लीजिए अपने यहाँ एक छोटा बच्चा है, कोई भी बालक है, तो उसकी भाषा का, उसके बोलने का जो क्रम होता है वो कैसे होता है, यानी कि भाषा के विकास का क्रम, कोई भी भाषा है उसके विकास के क्रम की हम बात करते हैं। भाषा के विकास का क्रम, जी हाँ, भाषा के विकास का क्रम। तो इसमें जब हम बात करें तो सबसे पहले होता है, क्या होता है सबसे पहले, सबसे पहले होता है सुनना। जी, क्या है, भाषा का सबसे पहला जो क्रम होता है वो होता है सुनना। यानी कि अगर हम कभी भी, कोई भी बालक है वो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले बोलता है या सुनता है। जी, सबसे पहले सुनता है। सुनने के बाद फिर क्या करता है, अगला जो है विकास क्रम का जो दूसरा चरण है वो होता है बोलना। क्या होता है, बोलना होता है। दूसरा क्रम क्या होता है, बोलना होता है। फिर उसके बाद जब वो बोलने लगता है, जी जी, तो उसका तीसरा जो विकास क्रम होता है सुनना, बोलना। बोलने के बाद वो पढ़ना सीखता है। क्या करता है, पढ़ना सीखता है। फिर उसके बाद जो चौथा है वो है लिखना। क्या है, लिखना। ये क्या है, भाषा का विकास क्रम। और ये सिर्फ हिंदी में लागू नहीं होता, कोई सी भी भाषा है, चाहे वो संस्कृत पढ़े, चाहे वो अंग्रेजी पढ़े, चाहे गुजराती पढ़े, चाहे हिंदी पढ़े, कोई भी भाषा पढ़ता है तो ये उसका विकास क्रम होता है। सबसे पहले वो सुनना सीखेगा, फिर बोलना सीखेगा, फिर पढ़ना सीखेगा, और पढ़ने के बाद वो लिखना सीखेगा। क्या करेगा, पढ़ने के बाद फिर वो लिखना सीखेगा। ये किसी भी भाषा का विकास क्रम है। समझ में आया, जी, किसी भी भाषा का ये विकास क्रम है। ठीक है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ हिंदी के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। और हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हम यही मान लेते हैं कि जो भी ये विकास क्रम है ये हमारा हिंदी का विकास क्रम। ठीक है, चाहे तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भाषा का विकास क्रम आपने पढ़ लिया। कोई भी भाषा है उसका जो विकास क्रम है, कोई भी भाषा है जो उस विकसित हो रही है किसी भी बच्चे में,
किसी भी समाज में कहीं भी, तो वो क्या है, सबसे पहले उसको सुनेगा, सुनने के बाद उसको बोलेगा, बोलने के बाद उस चीज को पढ़ेगा और पढ़ने के बाद उसको लिखेगा। ये तो हो गया भाषा का विकास क्रम। अब ये बात आ जाती है कि भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार। जी, भाषा के प्रकार, हाँ, मैं आपको बताता हूँ, आपने पढ़ा भी होगा, भाषा के प्रकार आपने पढ़े होंगे। अगर आपने हाँ, अगर आपने 3 पढ़ा है तो बहुत अच्छा पढ़ा है। अगर आपने भाषा के 3 प्रकार पढ़े हैं, तो बहुत अच्छे पढ़े हैं। कहीं-कहीं 2 भी दे दिए जाते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ, आपको जो भी पढ़ना है, जो भी करना है, वो 3 हैं। भाषा के प्रकार जो हैं, वो 3 होते हैं। तो ये कौन से 3 प्रकार हैं, इनकी मैं जब आपसे बात करूँ भाषा के प्रकार, तो भाषा के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। भाषा के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 नंबर 1 मौखिक भाषा। नंबर 1 क्या है? मौखिक भाषा। नंबर 2 लिखित भाषा। और नंबर 3 सांकेतिक भाषा। नंबर 3 कौन सी है? सांकेतिक भाषा। ठीक है। भाषा के प्रकार कितने हैं? 3 हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा और नंबर 3 सांकेतिक भाषा। जब मौखिक भाषा की बात होती है, तो मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा पता कैसे चलेगी? कोई बोल रहा होगा और कोई सुन रहा होगा। बोलकर और सुनकर मौखिक भाषा है। उसके बाद आती है लिखित भाषा, लिखकर और पढ़कर। लिखना और पढ़ना। इसके बाद जो तीसरी आती है, वो आती है संकेत। तीसरी कौन सी आती है? संकेत। भाषा के 3 प्रकार हैं। मौखिक भाषा जिसको बोलकर और सुनकर, लिखित भाषा लिखना और पढ़ना, सांकेतिक भाषा संकेत से आपको समझ में आती है। एक बात तो ये हो गई, भाषा के ये 3 प्रकार हैं, लेकिन कभी-कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन-सी भाषा सबसे कठिन है? जी, बहुत अच्छे। कौन-सी भाषा सबसे कठिन है? जी, जी। हाँ, कौन-सी भाषा सबसे कठिन है और कौन-सी भाषा सबसे सरल है? जब हम बात करते हैं, तो सबसे सरल भाषा की बात करें, तो सबसे सरल भाषा होती है मौखिक भाषा। सबसे सरल कौन-सी भाषा होती है? मौखिक भाषा होती है। क्यों? क्योंकि आपने जो बोला और सामने वाले ने वो सुन लिया और वो उसको समझ गया। ठीक है? अब बात आती है लिखित भाषा की। लिखित भाषा इसकी तुलना में कठिन होती है। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में कठिन होती है, लेकिन अगर सामान्य रूप में बात करें, तो ये भी सरल ही होती है। ये भी क्या होती है? सरल भी होती है, लिखित भाषा है, लिखा गया है। अगर आप हिंदी भाषी हैं, हिंदी समझने वाले हैं और आपके लिए लिखा हुआ है हिंदी में, तो आप उसको समझ सकते हैं, समझ जाएँगे, सरल हो गई। जब हम इसकी बात करते हैं कठिन, कठिन कैसे है? आप सिर्फ़ हिंदी भाषा जानते हैं और आपके सामने चाइनीज़ लिखी हुई है, तो वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये सरल और कठिन दोनों की श्रेणी में आती है। ये सरल भी होती है और कठिन भी होती है। सर्वाधिक या सर्वथा जो कठिन मानी जाती है, वो मानी जाती है सांकेतिक भाषा। कौन-सी मानी जाती है? सांकेतिक भाषा। जी, मैं ये आपको बताता हूँ, सांकेतिक भाषा कैसे कठिन मानी जाती है? जब आप बात करते हैं ना, जब आप किसी को इशारा करते हैं, आपने किसी को इशारा किया ऐसे, ऐसे आपने इशारा किया, तो अब वो सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या है? ओके है, ऑल गुड है या क्या है? जैसे आप क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट आप देखते हैं, तो क्रिकेट में कुछ इशारे होते हैं, अब जो लगातार देखता रहता है, जानता रहता है, वो तो समझता है कि ये 6 का इशारा है, ये चौके का इशारा है, ये आउट का है, ये अपील है। लेकिन जो नहीं जानता,
जो नहीं देखे, उसके लिए सांकेतिक भाषा समझना थोड़ा-सा कठिन होता है। तो जब हम बात करें भाषा के प्रकार में, भाषा के 3 प्रकार हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। जब हम मौखिक भाषा बोलकर और सुनकर समझ में आ जाती है। बोल रहा है, आप सुन रहे हैं। लिखित भाषा लिखना और पढ़ना। सांकेतिक भाषा संकेत से समझ में आती है। किससे समझ में आती है? संकेत से समझ में आती है। मौखिक भाषा सरल होती है, लिखित भाषा उससे कठिन होती है। ये सरल और कठिन दोनों प्रवृत्ति की होती है। सांकेतिक भाषा कठिन नहीं होती है, इसको कठिन की श्रेणी में रखा जाता है। ये बात आप मान लीजिएगा, ये समझ जाइएगा। अगर आप चाहते हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी, ठीक है। हाँ, वो भी है। अच्छा, इसकी आपने बात की। जी, जी, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, वो पारिभाषिक शब्दावली है हिंदी के लिए। क्या है? पारिभाषिक शब्दावली है हिंदी के लिए। जब हम उसकी बात करें, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो, 4 शब्द हैं, 4 जी, 4 पारिभाषिक शब्द हैं। बोली, भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और 5वां और है, और वो है राजभाषा। जी। हाँ, ये पारिभाषिक शब्द हैं, पारिभाषिक शब्दावली है हिंदी के लिए। क्या है? बोली, भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। चलो, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। जी, बोली, किसी भी विशेष क्षेत्र की, अगर हम बात करें भाषा, बड़े क्षेत्र की, बड़े क्षेत्र की जो बोली होती है, जो एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, वो भाषा कहलाती है। एक बड़े क्षेत्र की है, किसकी है? बड़े क्षेत्र की है। और जब इस बड़े का जो बड़ा ये क्षेत्र है और ये जब छोटा हो जाता है, क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, तब ये बोली कहलाता है। क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। भाषा, अगर हम भाषा की बात करें, चूंकि हम उत्तर प्रदेश में हैं, तो उत्तर प्रदेश में हम हिंदी भाषा बोलते हैं, हम हिंदी भाषी हैं। लेकिन एक विशेष क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, जैसे कि अगर आप चले जाइएगा, पूरे उत्तर प्रदेश की जो भाषा है वो हिंदी है। लेकिन जब आप हिंदी उत्तर प्रदेश के छोटे-छोटे उत्तर प्रदेश के शहरों में जाते हैं, उसको छोटे-छोटे भागों में बाँट देते हैं, तो आप देखेंगे कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हिंदी है। जब आप मथुरा में आते हैं, तो वहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है। क्या बोली जाती है? ब्रज भाषा बोली जाती है। जब आप वाराणसी की तरफ आते हैं, तो वहाँ अवधी बोली जाती है। ये क्या है? ये ब्रज भाषा, ये ब्रज बोली है। अवधी बोली है। कन्नौज की तरफ आते हैं, मैनपुरी की तरफ आते हैं, तो वहाँ कन्नौजी बोली जाती है। बुंदेलखंड की तरफ चले जाते हैं, तो वहाँ बुंदेली बोली जाती है। सभी क्या है? ये बोलियां हैं। और इन सबको सामूहिक रूप से, सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। तो एक चीज आप समझिएगा कि बड़े क्षेत्र में जो बोली जाती है वो भाषा होती है, और वही जब छोटे क्षेत्र की हो जाती है, सीमित क्षेत्र की हो जाती है, तब उसको हम बोली कहते हैं। उसके बाद अगली आती है मातृभाषा। अगली कौन सी आती है? मातृभाषा। मातृभाषा, मातृभाषा होती है माँ से प्राप्त भाषा। कौन सी होती है? माँ से प्राप्त भाषा, अर्थात जिसमें आप बोलना प्रारंभ करते हैं, बोलना सीखते हैं। जो माँ की भाषा होती है, वो भाषा मातृभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, तो महात्मा गांधी जी की मातृभाषा, महात्मा गांधी जी की मातृभाषा कौन सी है? गुजराती है। कौन सी है? गुजराती है। और हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है। इनकी मातृभाषा, अगर कोई पंजाब का है, तो उसकी मातृभाषा क्या होगी? उसकी मातृभाषा
पंजाबी होगी। वो बोलना शुरू करता है। अमेरिका की मातृभाषा अंग्रेजी है, कोई वहाँ का व्यक्ति है बोलना शुरू करता है, उसकी मातृभाषा अंग्रेजी है। अगर कोई उर्दू में बोलना प्रारंभ करता है, उर्दू बोलना शुरू करता है, उसकी माँ उर्दू बोलती है, तो उसकी मातृभाषा क्या होगी? उर्दू होगी, ठीक है? तो ये हो गई मातृभाषा। अगली बात आती है राष्ट्रभाषा की। किसकी बात आती है? राष्ट्रभाषा की। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा के लिए एक नियम है। क्या है? एक नियम है, और वो नियम ये कहता है, जो हिंदी के विद्वान थे, उन्होंने एक नियम बनाया था, राजभाषा आयोग थे, इन लो एक नियम बनाया था कि किसी भी देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है, किसी भी देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है, वह वहाँ की राष्ट्रभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। बहुसंख्यक का मतलब ये होता है कि एक जगह कर दीजिएगा 40% और एक जगह कर दीजिएगा 60%। तो जो लोग 60% में आते हैं, जो लोग 60% भाषा बोलते हैं, वो भाषा कहलाती है राष्ट्रभाषा। चूंकि हिंदुस्तान में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ना तो कोई एक राष्ट्र हमारी कोई राष्ट्रभाषा है, ना ही कोई हमारे यहाँ का एक धर्म है। धर्म निरपेक्ष है और भाषा से भी निरपेक्ष है। भाषा भी जिस जो चाहता है, जिसकी जो भाषा है, वो उस भाषा का प्रयोग करता है। उसके बाद आती है राजभाषा। राजभाषा का मतलब होता है राज-काज की भाषा। राजभाषा का मतलब क्या होता है? जी, बहुत अच्छे। राज-काज की भाषा या प्रशासन की भाषा। किसकी भाषा? प्रशासन की भाषा या सरकार की भाषा। वो भाषा जो राजकाज की होती है, वो भाषा जो प्रशासन की होती है, वो भाषा जो सरकार की होती है, उसको हम राजभाषा कहते हैं, और इसके लिए बाकायदा हमारे संविधान में लिखा गया है। संविधान में एक भाग है, अनुच्छेद है, जिसमें बताया गया है कि हिंदी हिंदुस्तान की राजभाषा होगी। इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। अब तक आपको जो समझ में आया, बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और कुछ गलतियाँ हैं, अगर उनमें सुधार की गुंजाइश है, तो आप बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और हाँ, एक चीज़ महत्वपूर्ण है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ अगर क्लास अच्छी लगती है, तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है? धन्यवाद, नमस्कार।